कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से दे रहे होंगे। हम लेट है थोड़ा सा, लेकिन सटीक आंसर देंगे। सेकेंड सीटिंग का जो भी सेट होगा ए से लेकर जे तक में, उसमें हमारा एफ है। आपका जो भी हो क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेम मिलेगा अगर सेकेंड सीटिंग का है तो चलिए, सेट कोड हमारा एफ है और मैथ का ऑब्जेक्टिव जो है उसे हम सॉल्व करते हैं बहुत ही डिटेल में। तो सभी लोग क्वेश्चन लेकर के बैठ जाइए और जितना भी सही होता है आप हमें कमेंट में कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 डॉट 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 का 35वां पद क्या होगा। कोई सा भी पद अगर निकालना हो आपको तो आपको क्या करना है, ए प्लस उसके पिछले वाले पद में डी से गुना कर देना है। जैसे 35 पद निकालना है तो ए प्लस पिछले वाले पद क्या होगा, 34 होगा, उसको डी से गुना कर देंगे। ए और डी आप यहाँ से निकालिए और डायरेक्ट इसको यहाँ पे सेट कर दीजिए, या फिर आप ए एन के फॉर्मूला से भी आप यहाँ बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -81 आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 93 में कितने पद हैं। मतलब ये है कि ए एन बराबर आपको 93 दे दिया है अंतिम पद। यहाँ से ए और डी निकालिए और ए एन के फॉर्मूला पे सेट कीजिए, उसके बाद आपका आंसर जो आएगा वो 19 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना 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 के प्रथम 30 पदों का योगफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, 30 पदों का योगफल, मतलब ऐसे 30 आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से S30 आपसे पूछ रहा है तो n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर 30 हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, d बराबर 3 में से 1 को घटा दीजिए 2 हो जाएगा और SN के फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 900। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -2√2 -2 किस चतुर्थांश में है, क्वाड्रेंट जिसको कहते हैं। तो आपको केवल साइन पर ध्यान देना है, इस अंक पे ध्यान नहीं देना है। साइन माइनस माइनस किस में आता है, तृतीय चतुर्थांश में आता है, माइनस और माइनस, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि बिंदु 5 cos थीटा और फिर 0 एवं 0,5 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो बीच की दूरी जो होगा, दूरी सूत्र आप जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो जब आप इसे बनाएंगे तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बिंदु बी से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई अगर 10 एवं y अक्ष से डाले गए लंब की लंबाई जो है वो 5 हो तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा। मान लीजिए कि ये एक हमारा ग्राफ है, बोल रहा है कि x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है। कोई बिंदु है यहाँ पर हमारा b और ये क्या है 10। उसके बाद फिर ये क्या कह रहा है कि y अक्ष से डाले गए लंब की लंबाई क्या है, 5 है। ये y अक्ष है हमारा, यहाँ से डाले गए लंब की लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो यही कह रहा है कि बिंदु क्या होगा, तो पहले तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 5,10 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 1, -3 एवं 4, -6 के बीच की दूरी सूत्र पता है आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √100 में। ये हमारा x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2। सॉल्व कीजिए, 3√2 आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आप लोग मिलाते जाइए अपने क्वेश्चन पेपर से। उसके बाद 8वां है कि y अक्ष पर वह बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ होगी क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि y अक्ष पर कोई बिंदु किस रूप का होता है, तो y अक्ष पर कोई बिंदु x निर्देशांक 0 हो जाता है और y तो y रहता ही है। इससे कह रहा है कि 2 बिंदु आपको दिया गया है, इसका नाम a रख दीजिए, इसका नाम b रख दीजिए, इसका नाम p रख दीजिए। तो a निर्देशांक आपके पास है 5, -2 और b निर्देशांक है आपके पास -3,2। इस दोनों के बीच की दूरी, पहले इस दोनों के बीच की दूरी निकालिए, फिर इस दोनों के बीच की दूरी निकालिए बराबर करके। जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो 0,-2 आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो। ठीक, यह चैप्टर का सवाल है, ये 7.2 का सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ABCD एक आयत है जिसकी शीर्ष दिया गया है एवं कह रहा है कि आयत का विकर्ण क्या होगा। कोई आयत है हमारे पास, इस तरह से कोई आयत है, ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D हो गया। सबका निर्देशांक आपको दे दिया गया है, आपके ऊपर दिया गया है। पहले का निर्देशांक है 0,0 और B 6। हमें इसके विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करना है। विकर्ण की क्या लंबाई ज्ञात करना है हमें, लंबाई। तो आराम से यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसका जो विकर्ण होगा, ये जो होगा क्या, कर्ण जो है वो कितना आएगा, 10
आ जाएगा कर्ण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हमें ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम कर्ण स्क्वायर बराबर निकालेंगे लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो आराम से 10 आपका आंसर आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, हम करके फाइनल आए हुए हैं। 10 में कह रहा है कि यदि 0,4, 0,0 एवं 0,3 किसी त्रिभुज के सिर के नियामक हो तो इस त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। क्या पूछ रहा है आपसे? त्रिभुज की परिमिति। तो त्रिभुज की परिमिति मतलब बाउंड्री की लंबाई आपसे पूछ रहा है। आपको तीनों निर्देशांक दिया गया है आपके क्वेश्चन में। पहले आपको क्या करना है, इस दोनों के बीच की दूरी निकालिए, फिर इस दोनों के बीच की दूरी निकालिए, फिर इस दोनों के बीच की दूरी निकालिए। जो भी तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकलेगा ना, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको 12 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। ठीक, तीनों शीर्ष आप 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि यदि पी वाई बराबर इतना है एवं जी वाई बराबर इतना है तो पी वाई बटा जी वाई का मान घात क्या होगा, ये पूछ रहा है। सबसे पहले ये देखिए कि इसका अधिकतम घात क्या है। 1 है इसका अधिकतम घात। इसका अधिकतम घात क्या है? 3 है इसका अधिकतम घात। इसका अधिकतम घात क्या है? 4 है इसका अधिकतम घात। ठीक, तो अगर मैं इस तीनों का अधिकतम घात 4, 3, 7 और 1 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुना में जब आधार सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो टोटल कितना, अब इधर हम क्या देख रहे हैं कि y का जो अधिकतम घात है वो कितना है, 8 है, और इधर जी वाई का अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो जैसे हम 8 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 6। क्योंकि बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। पी वाई का घात क्या है, 8 है। जी वाई का घात क्या है, 2 है। बट्टा में है तो बट्टा में जैसे ही होता है मतलब भाग होता है, तो 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से आप बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, ये पूछ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, द्विघात समीकरण का डेफिनेशन क्या होता है कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह द्विघात समीकरण है, इसका अधिकतम घात 2 आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तीनों का नहीं आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल -4 हो तो पी का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। पहले इसे हम थोड़ा सा सीधा करेंगे। इस 10 को इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है तो वो क्या हो गया, ए का मान हो गया। ये एक्स का गुणांक क्या हो गया, बी का मान हो गया। अब पी -10 जो है वो किसका मान है, सी का मान है। आपको एक मूलों का गुणनफल दे दिया है। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दे दिया है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा दिया कितना है, -4। सी बट्टा ए, सी का मान क्या है, P-10, ए का मान क्या है, 1 है। तो 1 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि ये जो माइनस का 10 है उसको इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो प्लस 10 में से 4 को घटा देंगे तो कितना होगा, 6 होगा, और बराबर में P बचेगा। तो P का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। बहुत सिंपल था। यदि x - 2 px² - x - 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। सिंपल सा बात है कि ये जो हमारे पास है x - 2 उसको बराबर 0 कर दीजिए, क्योंकि ये गुणनखंड है तो बराबर 0 हो जाएगा। और x बराबर इसको उधर भेजिए तो 2 हो जाएगा। अब इस 2 को आप क्या कीजिए, इस बहुपद में रख करके सॉल्व कीजिए तो p का मान आपको 2 आ जाएगा। सिंपल है, करके देख लीजिएगा एक बार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² + 6x + k = 0 के मूलों जो है वास्तविक एवं समान होंगे। देखिए, मूल वास्तविक का समान कब होता है कि जब d बराबर होता है किसके, 0 के। तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। d का मतलब क्या होता है, b² - 4ac होता है, और वो बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। ये किसका फॉर्मूला है, तो मूल वास्तविक एवं समान होने का। अब यहाँ से आप a b c का मान निकालिए और यहाँ पे सेट कीजिए, आराम से आपको 9 आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, इतना आप आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4/3x² - 2x + 3y4 = 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति जो है वो विवेचक पर डिपेंड करता है। अगर ये x² का गुणांक है तो 4/3 a का मान हो जाएगा। ये -2 जो है वो b का मान हो जाएगा, और 3/4 जो है वो c का मान हो जाएगा। तो आप निकाल करके देखिए, अगर d का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होता है। d का मान अगर 0 आता है
तो वास्तविक एवं समान होता है। अगर निगेटिव में आता है तो कोई मूल वास्तविक होगा ही नहीं। तो आप करके देखिए, यह 0 के बराबर आ जाएगा। डी का जो मान है, विवेचक का जो मान है वो 0 आएगा, तो वास्तविक एवं समान हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना का एक मूल -6 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। एक मूल दे दिया है और दूसरा मूल पूछ रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास ये जो द्विघात समीकरण है उसके 2 मूल होते हैं। कौन कौन? अल्फ़ा और बीटा। तो मान लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है -b/a होता है, जिसमें मान लिए कि जो बीटा जो है वो -6 दे दिया है। बोल रहा है कि a है बराबर -b/a है। -b का मान क्या है? 3 है, और नीचे में 1 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं। तो अल्फ़ा बराबर -3, ये प्लस का 6, -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 8x + 5 = 0 के मूल अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा² + बीटा² का मान क्या होगा। डायरेक्ट यहाँ पे अल्फ़ा² + बीटा² मतलब a² + b², यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दिया गया है a और b के जगह पर। सिंपल सा है। यहाँ से हम क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे और यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर जो है वो 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ax² - bx - c = 0, जहाँ पर a = 0 के मूल हैं, तो हमसे मूल पूछा गया है। मूल क्या होगा? तो ये द्विघात समीकरण है और इसके 2 मूल होते हैं। एक हो जाएगा b ± √b² - 4ac/2a, और एक यहाँ से माइनस निकल जाएगा, -b -√b² - 4ac/2a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 20 में है यदि x बराबर 2, दोनों समीकरण 2x² + 2x + p = 0 तथा qx² प्लस में qx + 18 = 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो q - p का मान क्या होगा। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, और q - p का मान हमसे पूछा है। यहाँ पर x बराबर 2 हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस समीकरण में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें p का मान निकलेगा। फिर x बराबर 2 इस समीकरण में रखेंगे तो q का मान निकलेगा। तो जो भी p और q का वैल्यू आएगा उस दोनों को हम घटाएंगे तो हमारा 9 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबाई दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर, एक हमारे पास ये एक वृत्त है, और कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की जीवा है। ये क्या है? एक जीवा है जो कि 8 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि उसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर पर लंबवत है। उसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर पर लंबवत है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये पूछ रहा है हमसे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हमारा जो ये त्रिज्या की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि यदि 2 वृत्त के अंतः स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है कि 2 वृत्त हैं हमारे पास, और कह रहा है कि अंतः स्पर्श कर रहा है, मतलब अंतः मतलब अंदर से स्पर्श कर रहा है एक दूसरा वृत्त, तो उसकी स्पर्श रेखा कितनी होगी। तो इस तरह से अंदर से स्पर्श अगर करेगा तो इसकी जो स्पर्श रेखा होगी वो एक ही होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ से हम खींच ही नहीं सकते, केवल और केवल एक होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया कोण कितना होगा। तो 60 डिग्री का होगा। वो कैसे होगा यहाँ पर समझते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारे पास वृत्त है और यह हमारे पास जीवा है, तो जीवा के द्वारा केंद्र पर जो 2 त्रिज्या जो बनती है तो वो जो यहाँ का जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु
टी से एक वृत्त की जिसकी केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री। तो कोण ओ टी क्यू बोल रहा है निकालने के लिए। कैसे होगा ध्यान से यहाँ पर समझते हैं। बोल रहा है कि टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी, कोई बाहरी बिंदु हमारे पास टी है और उसके बाद टी पी और टी क्यू उस बाहरी बिंदु का दो स्पर्श रेखा है। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। कोई बाहरी बिंदु है टी और टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र ओ से खींची गई स्पर्श रेखा, केंद्र ओ से दो स्पर्श रेखा खींची गई जिसमें कोण पी ओ क्यू, कौन सा पी और यहाँ पर ओ है केंद्र पी ओ क्यू, वो कितना है तो 120 डिग्री है। तो कह रहा है कि कोण ओ टी क्यू निकालने के लिए, ओ टी क्यू मतलब ये वाला कोण हमें बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा और उसका हमें आधा करना है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ पर 2a न्यून कोण हो तो a का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए ये tan 2a को अगर मैं थीटा मान लूँ तो 90 डिग्री में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा 90 डिग्री में क्या फॉर्मूला होता है, tan क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 2 और a, तो नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। हाँ इधर हमारे पास क्या है पहले से ही है क्या cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री पहले से है। तो cot से cot तो कट जाएगा और यहाँ पर 90 डिग्री और ये माइनस का 18 डिग्री इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस का 18 डिग्री हो जाएगा। तो 90 और 18 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर क्या है एक a और ये माइनस का 2a उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। जैसे इसको हम काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 छक्का 18, a का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो हमें कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिमाग हमें ये लगाना है सबसे पहले कि साइन कितना डिग्री का मान होता है साइन कितना डिग्री का मान होता है √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो थीटा का मान हम कितना निकाल लिए 60 डिग्री। अब इस ये जो 60 डिग्री है वो हम थीटा के जगह पर रखेंगे तो क्या होगा tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और √3 का जैसे हम स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 होगा और उसमें से हम 1 को घटा देंगे, यहाँ पे जो 1 है तो क्या होगा हमारा फाइनल आंसर 2 हो जाएगा। बिल्कुल आसान था। सबसे पहले हम थीटा का मान यहाँ से निकालें और थीटा का जो भी वैल्यू आया यहाँ पर रखें, फिर tan थीटा का tan 60 डिग्री का मान निकालें और उसको हम फिर 1 में से घटा दिए। 27 में कह रहा है कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 से कॉट स्क्वायर 22 डिग्री अब प्लस में 1 है। सिंपल से है, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं 9 कॉमन है, 9 कॉमन है कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है और उस 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा और फिर इसमें हम क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर a/b दे दिया है, इसका मतलब ये है मान लीजिए हमारा क्या है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है a है, ठीक। कर्ण हमारे पास क्या है कर्ण, तो कर्ण हमारे पास जो है वो b है। तो आधार निकालेंगे तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर b² माइनस में a² हो जाएगा, आधार हो जाएगा जब आप निकालेंगे तो तीनों भुजा का वैल्यू हमें पता चल गया है। पूछ क्या रहा है कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपके पास क्या है √b² माइनस a और कर्ण क्या है b, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेक 13/12 तो
कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, लंब निकालेंगे तो तीनों भुजा आ जाएगा और कॉट के फॉर्मूला पे सेट करके 12/5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दे दिया है A, B, C, तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है हमसे। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो C होगा, √√AB हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है आपको, तो इसका आयतन पूछा है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बराबर रखेंगे 216 को, वहाँ से A का मान निकलेगा और A के थ्रू आप क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे घन का, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। दो घनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है 1:64, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। घन का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब मतलब भुजा क्यूब। दो घन है ना, और उसके आयतनों का अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो पहला घन A1 मान लेंगे, दूसरे घन को A2 मान लेंगे। क्यूब दोनों पर हम रख दिए एक ही साथ में, वैसे एक क्यूब होता है लेकिन हम दोनों को एक ही साथ रख दिए। वो बराबर है किसके, 1:64, और अनुपात का मतलब बट्टा होता है तो 1/64 हम लिख सकते हैं उसको। जैसे ही घन साइड चेंज करेगा तो घनमूल बनेगा, 1 का घनमूल 1 होगा, 64 का घनमूल 4 होगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, उसका अनुपात संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने A² होता है। तो दो गो घन है ना, तो एगो को A1 मान लेंगे, एगो को A2 मान लेंगे। 6 से 6 गया, पाई से पाई गया, तो A1² बटा A2² बचा है ना। तो हम तो वैल्यू निकाल लिए हैं यहाँ पर 1/4। अब वर्ग जब साइड चेंज कराएंगे तो वर्गमूल बनेगा, तो 1 का 1 होगा और 4 का जब हम स्क्वायर अधिक करेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो 1:16 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दो पृष्ठीय बेलन जिसका आयतन समान हो तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, इतना है। तो त्रिज्याओं का ऊंचाई जो है अनुपात इतना है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, किसका पूछ रहा है, बेलन का आयतन समान है। तो बेलन का आयतन जब बराबर है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है। दो गो बेलन है तो इसको r1 मानेंगे और इसको h1 मानेंगे। यहाँ पे इसको r2 इसको h2, दोनों बराबर है तो बराबर कर दिए। पाई से पाई को काट देंगे, इधर बचेगा r1 और उसके बाद इधर r2। दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात में है तो बट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बराबर है तो भी इसको बट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई पलट जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि समान है, न कि इसका अनुपात में है, समान है। तो इसका हाइट उलट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम जो h का जो हमारे पास ऊंचाई का जो अनुपात दिया है वो 1:2 है, तो 2:1 हो जाएगा। जैसे इस वर्ग जो है हमारे पास स्क्वायर है दोनों तरफ r1 r2 का, उसको जैसे ही इधर लेकर आएंगे तो रूट में आ जाएगा, और इसका तो निकलेगा नहीं तो √2 ही हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, तो √2:1 हो जाएगा। बहुत सारे इसमें लगाया पर ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, आयतन समान बोल रहा है न कि अनुपात बोल रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दे दिया है तो इसके आयतनों का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। व्यास भी दे दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी आपको दे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे व्यास दिया है मतलब d दिया है, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे ना, इसका आधा कर देंगे, d/2 कर देंगे तो r निकल जाएगा 14। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, 2πrh दिया है आपको, कितना 1760। यहाँ से आप जब काट खूट कीजिएगा, h हमें निकालना है ना, ऊंचाई हमको निकालना है, इसको एक तरफ रखेंगे, 2 को उधर लेकर जाएंगे तो भाग में आ जाएगा नीचे। पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 नीचे आएगा, 7 ऊपर जाएगा। ठीक, आर का मान तो आपको पता है 14 है, तो 14 हम यहाँ पर रखेंगे। जब आप काट खूट कीजिएगा तो 20 सेंटीमीटर इसका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिभुज कोण AOB बराबर थीटा है तो चाप AB की लंबाई क्या होगी। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है, तो इसका चाप की जो लंबाई हो जाएगा वो 2π
8 थीटा बटा 360 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, कह रहा है यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई l तथा आयतन की त्रिज्या r हो तो शंकु का क्या पूछ रहा है आपसे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। डायरेक्ट फार्मूला पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात दे दिया है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। सिंपल सा है, आयतनों का अनुपात दिया है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो आयतन का 2 बार फार्मूला लगाएंगे, इसका R1 इसका R2 नाम रखेंगे। अनुपात मतलब बट्टा, तो बट्टा में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम बट्टा में कन्वर्ट करेंगे। 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, R1 क्यूब R2 क्यूब। तो क्यूब जैसे ही साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा, घन जब साइड चेंज करेगा तो घनमूल बनेगा, क्यूब रूट बनेगा। तो 125 का 5 हो जाएगा, 27 का 3 हो जाएगा। R1 और R2 का मान आप निकाल चुके हैं। यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है आपसे, तो अनुपात मतलब बट्टा, पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, 2 बार फार्मूला, जो कट रहा है काटेंगे, मान निकल चुका है R1 R2 का, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और जैसे ये वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो वर्गमूल बनेगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि गोले को पिघलाएगा जब तो शंकु के आकार में जब लाया जाएगा तो उसका तो केवल शेप बदलेगा, आयतन उसका फिक्स होगा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है तो गोली की त्रिज्या क्या होगी। क्या दिया है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लगा दीजिए, आपको जो दिया है उसी का पहले फार्मूला लगाइए, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616 हो जाएगा। यहाँ जब आप काट खूट कीजिएगा तो आर का मान 7 निकलेगा। जैसे आर का मान 7 निकलेगा तो व्यास बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने आर का मान निकाले हैं 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी, आर का मान 7 निकाले हैं तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए अब कह रहा है कि 41 में 2.1311311131113 डॉट 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 क्या है, तो अपर में संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए कि 1 3 फिर 2 गो 1 3 फिर 3 गो 1 और फिर 3 फिर 4 गो 1 और 3, ऐसे ही फिर 5 गो 1 और 3 आगे आएगा, फिर आगे 6 गो 1 और 3 आएगा। तो क्या देख रहे हैं हम कि बदल रहा है ना, एक वाला पैटर्न बदल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है, तो अपरिमेय होती है। चाहे एक परिमेय और अपरिमेय का, चाहे जोड़ पूछे, चाहे घटाव पूछे, चाहे गुना पूछे, चाहे भाग पूछे, वो हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर है 0.57 पे रेकरिंग का सरलतम रूप क्या होगा। बहुत सारे ने 57/100 इसका आंसर दिया है, पर ये नहीं होगा। क्यों, कारण है इसका पीछे। अगर रेकरिंग नहीं होता ना तब ये होता है। रेकरिंग है, इसका मतलब ये है कि ये तो 57 रेकरिंग ये है, इसका मतलब ये हो जाएगा जितने पे रेकरिंग है वो तो ऊपर में होगा ही, और जिस संख्या पर रेकरिंग है, जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे में होगा। और जब इसको काटिएगा आप तो 19/33 आएगा जब आप इसको काटेंगे तो। लेकिन बहुत सारे ने क्या किया, 57/100 दिया है, वो नहीं होगा। वो तब होता जब यहाँ पर रेकरिंग नहीं होता तब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि 140 बराबर इतना 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 है, तो x + y - z का मान क्या होगा। जब आप 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना, 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 × 7 = 14 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, फिर 5 से लगाएंगे, 5 × 7 = 35। 2 कितने बार है, 2 कितने बार है, 2 बार है। 5 कितने बार है, 1 बार है। और 7 कितने बार है, 1 बार है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि x + y बोल रहा है, मतलब 2 कितने बार है, 2 बार है। y कितने बार है, 1 बार है। दोनों को जोड़ेंगे और 7 कितने बार है, 1 बार है। मतलब z का मान कितना हो गया, 1 हो जाएगा। उसमें से घटा देंगे, 2 1 3, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 6 + √125 माइनस में फिर दे दिया 3 + √5 प्लस में 1 - 4 √5 कैसे संख्या होगी। बहुत सारे लोगों ने अपरिमेय लगा दिया है क्योंकि रूट दिख रहा था इसीलिए, पर यह अपरिमेय नहीं होगा। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, अगर हमारे पास 6 प्लस में ये 125 जो है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 125 का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए।
5 से लगाएंगे 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 25, 2 में से 1 बाहर निकला जाता है, तो 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5√5 लिख सकते हैं। ठीक, ये माइनस से अंदर में गुना कर देंगे तो माइनस और प्लस, माइनस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस का √5 हो जाएगा, और प्लस का 1 ऐसे ही रहने देंगे, और फिर माइनस का 4√5 ऐसे ही रहने देंगे। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, जो कट रहा है उसको हम काटेंगे, तो 5√5 इधर है, और यहाँ पर माइनस 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 4√5 और 1√5, टोटल मिलके 5√5 हो जाएगा। तो इस 5√5 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। ठीक, 6 में से इधर देखिए आप, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4/1 क्या, एक परमेय संख्या हो जाएगा। आसान था ना। तो बहुत सारे लोग रूट जैसी देखा तो वो अपरमेय में टिक कर दिया, पर वो उसका आंसर नहीं होगा रियली में। जहाँ पर देखिए कह रहा है कि 0.375 के p/q के रूप में q का रूप कैसा होगा। तो जैसे ये 0.375 है तो दशमलव जैसे उड़ाएंगे हम, जैसे देखिए 0.375 है, जैसे दशमलव उड़ाएंगे हम तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2 3 0, 3 अंक है तो 3 अंक 3 0 देंगे। अब जब आप 1000 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना, तो 2 जो है वो 3 बार आएगा, अब 5 जो है वो 3 बार आएगा। आप करके देख लीजिएगा 1000 का अभाज्य गुणनखंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर मौसम भी दे दिया है, लौसम भी दे दिया है, पहली संख्या भी दे दिया है, दूसरी संख्या में निकालना है। दूसरी संख्या मान लेते हैं b है, जिसका फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM बटा में पहली संख्या, वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, 315 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि हमें दिया है अगला क्वेश्चन कि यदि भाग एल्गोरिथम इतना 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 में b का भी मान दे दिया, q का भी मान दे दिया, r का भी मान दे दिया, तो पूछ क्या रहा है आपसे, a का मान पूछ रहा है। तो सबका वैल्यू यहाँ पर रखिए, आराम से आपका a का मान निकल जाएगा। जैसे सॉल्व करेंगे तो 1365 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सम पूर्णांक का रूप है। सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इन दोनों में 2 कॉमन नहीं है, इस दोनों में भी 2 कॉमन नहीं है, इस दोनों में भी 2 कॉमन नहीं है, पर इसमें 2 कॉमन तो नहीं है, लेकिन 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक का रूप हो जाएगा ये हमारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन दशमलव प्रसार शांत है। तो जो 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड में होता है q, तो वो क्या होता है, हमारा शांत होता है। तो यहाँ पर ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ये कैसे होगा, लेकिन इस हमारा फाइनल आंसर सी होगा। कैसे, जैसे 7 का क्यूब 343 होता है, 343 से 343 कट जाएगा तो बचेगा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, तो ये हमारा शांत हो जाएगा, ना कि ये इसका आंसर होगा। और ये तो और भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, 2 या 5, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि साइन थीटा गुने कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। साइन थीटा गुने कॉट थीटा का जो व्युत्क्रम होगा वो सेक थीटा होगा। अब यह कैसे होगा हम आपको समझा रहे हैं। और क्वेश्चन है कि कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, फिर है कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री है। तो ध्यान से देखिए आप एक चीज़, यहाँ पर कॉट 12 डिग्री और 78 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है, और यहाँ पर देखिए 52 डिग्री और 38 डिग्री ये भी 90 डिग्री हो रहा है। तो ये दोनों 1 हो जाएगा, और कॉट किसका 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये दोनों का योग हो रहा था 90 डिग्री, तो 1 हो जाएगा, और इसका जो योग है इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। 53 नंबर है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin, और थीटा की जगह पर 90 डिग्री माइनस थीटा रहने देंगे। और उसके बाद ये जो साइन थीटा है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। तो 1 बट्टा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और साइन थीटा इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला, इस तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा, ये कॉस थीटा है ना, इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, वो बराबर हो जाएगा किसके √2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि नीचे में कुछ नया मतलब क्या है 1 है,
तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब बट्टा आधार, कर्ण नहीं है हमारे पास, कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, इसका कर्ण का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा √3 हो जाएगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, तो लंब हमारे पास √2 है और आधार हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। किसका वैल्यू, कर्ण का वैल्यू, लंब का वैल्यू √2, आधार का वैल्यू 1। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारे पास क्या है √3, आधार क्या है आपके पास, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, तो √3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके पास, जिसमें कह रहा है कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर किसके होगा। 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 3 को फिर हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा। कितना आसान था। हर ऑब्जेक्टिव में कुछ न कुछ लॉजिक है, चेंजिंग है आपके सिलेबस से ही, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि ABCD के त्रिभुज के कोण हो तो कोसेक A + B/2 का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई त्रिभुज है ABC, तो त्रिभुज का तीनों कोण, कौन सा कोण, A कोण, B कोण, C कोण, उसका जो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ से A + B का मान निकाल लूँ तो B + C का मान निकाले तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और प्लस का C उधर जाएगा तो माइनस का C हो जाएगा। अब B + C का जो मान है 180 - C, उसको हम इसमें जा कर के रख देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोसेक B + C, तो B + C का मान कितना है 180 डिग्री माइनस में C बट्टा में 2 तो रहेगा ही। अब यहाँ पर कोसेक 2 से दोनों तरफ भाग देंगे हम, तो ये 90 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा C/2 हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। अब याद कीजिए कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये C/2 क्या है पूरा थीटा है, क्या होता है सेक थीटा C/2। ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 2 पुराने वृत्त का क्षेत्रफल है πr², ये नए वृत्त का क्षेत्रफल है जो कि जिसकी त्रिज्या क्या है के गुनी है, त्रिज्या के गुनी है, तो के से गुना कर देंगे इस त्रिज्या को, और ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या के बारे में कहा है कि के गुनी हो जाती है, तो ये के गुना है। यहाँ पर पाई से पाई को काट देंगे हम यहाँ पर। फिर क्या देख रहे हैं यहाँ पर के का स्क्वायर k² हो जाएगा, r का स्क्वायर r² होगा। ये ऊपर का r² ऐसे ही रहेगा, r² से r² गया, ऊपर में 1 नीचे में k²। ठीक, तो 1/k² बट्टा में है, बट्टा को हम अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं, k1/k² हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे तो ऐसे सवाल को हम प्रूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। परिमिति पूछे चाहे परिधि पूछे चाहे परिमाप पूछे, सबका अर्थ एक ही होता है। त्रिज्या के जगह पर के यूज किया गया है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है, π+2 × k होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास की पहिए के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये पूछा है। तो ध्यान से देखना है कि पहिया किस तरह से होता है, वृत्त के आकार का होता है पहिया, इस तरह से होता है, तो व्यास का क्या है पहिया है। तो कह रहा है कि वह 2 चक्कर जो है कितनी दूरी तय करेगी 2 चक्कर में, वो कह रहा है। तो पहले ये क्या है पूरा हमारा परिधि है, तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 2πr होता है, 2πr होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे r का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और उसके बाद हमें क्या करना है 22/7 यहाँ पर वैल्यू रखना है,
सॉल्व जब हम करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 32 सेंटीमीटर दूरी तय होगा। ठीक, और जैसे 132 को हम फिर गुना कर देंगे किससे, 2 चक्कर से, 2 से, तो 264 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि पर ABCD 4 भुजाएं ऐसे हैं कि ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2 हो तो हमें x और y का मान निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं x और y का मान? देखिए हम क्या करेंगे, x और y दोनों का मान रखेंगे इस समीकरण में। अगर यह बराबर के बाद वाले से मिल गया वही उसका मान हो जाएगा। जैसे x के जगह पर हम 2 रखेंगे और y के जगह पर 1 रखेंगे, तो 2 तिया 6 और 4 एकान 4, 6 4 10 हो गया ना। यहाँ पर देखिए x बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 दूना 4, और y के जगह पर 1 रखेंगे, 2 एकान 2, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो बराबर के बाद वाले से मैच कर गया, मतलब x और y का मान यही होगा। अगर ये दोनों हम रखते हैं तो 10 नहीं आएगा। अगर x और y का मान हम रखेंगे इसमें तो ये 2 नहीं आएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में x और y का मान निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण 3/2x + 5/3y = 7 एवं 9x - 10y = 14 है। तो कह रहा है कि ये कैसा निकाय होगा, अविरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित होगा। इसे हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, A1 हो गया, ये A2 हो गया, तो A1 / A2 तो 3/2 भागा A2 क्या है हमारे पास, 9 है, 9/1 मतलब 1/9 है। तो इसको काटेंगे हम, 3 एकान 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम, 1/6 आ गया किसका मान, A1 / A2 का मान। अब हम निकालेंगे B1 / B2। B1 का मान कितना है, 5/3 भागा डबल बट्टा है, हो जाएगा -10 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/-10 हो जाएगा। 5 एकान 5, 5 दूना 10, क्या देख रहे हैं हम, 1/-6 है। तो A1 / A2 का मान 1/6, यहाँ B1 / B2 का मान क्या देख रहे हैं हम, 1/-6। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब A1 / A2 जो वो बराबर नहीं है किसके, B1 / B2 के। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ऐसे कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखा बनता है, और प्रतिच्छेदी रेखा जब बनता है तो इसको हम कहेंगे अविरोधी कहेंगे हम, क्योंकि यह संगत भी होता है, हल भी होता है इसका, इसलिए यह अविरोधी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। उसमें कह रहा है कि समीकरण 2x + 3y + 15 = 0 और 2x - 2y 3x - 2y - 12 = 0 के आलेख किस प्रकार की रेखा होगी। हमें अब आलेख के बारे में बताना है। सिंपल है, यहाँ मन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2, A1 का मान 2, A2 का मान 3, यह दोनों आपस में नहीं कटेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और B2 का मान भी क्या है, -2, ये भी आपस में नहीं कटेगा। हम क्या देख रहे हैं कि A1 / A2 वो बराबर नहीं है किसके, B1 / B2 के। तो इसका आलेख कैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनता है, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है इस तरह से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समीकरण निकाय 2x - 3y = 5 तथा 4x - 6y = 7 के हल। अब हल के बारे में पूछ रहा है कि यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे दिया है और बोल रहा है कि इसके कितने हल होंगे। आइए चेक करते हैं हम। 2 और 4 काटेंगे तो 2 एकान 2 हो जाएगा, 2 एकान 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। 1/1 क्या देख रहे हैं, 2। यहाँ पर माइनस से माइनस को काट देंगे, 3 एकान 3, 3 दूना 6, ये भी आ रहा है कितना, 1/2। अब यहाँ पर 5 और 7 आपस में नहीं कटेगा, 5 और 7 आपस में नहीं कटेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि A1 / A2
बराबर है किसके, B1 बटा B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है किसके, C1 बटा C2 के। तो इसके कितने हल, सबसे पहले आप दिमाग में ये देखिए कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो इसका ग्राफ जो है वो समांतर बनता है, पैरेलल जिसको हम कहते हैं। और इसके कितने हल होंगे, तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह एक भी बिंदु को नहीं तो टच करता है, नहीं तो प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके कोई हल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि यदि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 16, 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर हो तो p का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, समांतर हो, समांतर, तो p का मान पूछ रहा है आपसे। सिंपल सी बात है, समांतर होने का क्या शर्त होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये किसका शर्त है, तो समांतर होने का। वैल्यू रखिए और यहाँ से क्या करेंगे हम, p का मान निकल जाएगा आराम से। a1 का मान 4, a2 का मान कितना है 2 बराबर b1 बटा b2, b1 का मान p, b2 का मान क्या है 9, क्रॉस गुना करेंगे 2p इक्वल टू 36, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है C वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ पे इसको इससे क्रॉस गुना नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बराबर नहीं होता है, इसलिए बराबर ये है, यहाँ से हम निकाले हैं वैल्यू p का क्रॉस गुना करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। क्या पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी नहीं है, जिन दो पदों के बीच का अंतर अगर समान नहीं हुआ तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस दोनों के बीच का अंतर कितना है 6, 10 से 15 हो गया, कितने का अंतर देख रहे हैं हम 5 का देख रहे हैं। तो ये यहीं पे हमें पता चल गया कि दोनों के बीच का अंतर सेम नहीं है, तो आगे हम चेक करेंगे ही नहीं। बाकी इस सब को आप चेक कर सकते हैं, सबके बीच का अंतर बराबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि यदि 2x माइनस 1 और फिर 7, 3x समांतर श्रेणी में हो तो x का मान आपसे पूछा है। x का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। अगर समांतर श्रेणी में है तो सिंपल सा बात है कि डिफरेंस हम निकालेंगे। जैसे ये हमारा a1 हुआ, ये पूरा, ये a2, ये a3। हम क्या करेंगे, a2 में से a1 को घटाएंगे, a3 में से a2 को घटाएंगे। a2 हमारे पास 7 है, उसमें से a1 को घटा देंगे प्लस में। फिर हम क्या करेंगे, a3 में से हम क्या करेंगे, a2 को घटा देंगे और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे सॉल्व हम करेंगे तो आराम से हमारा x का मान 3 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, छोटा सा समीकरण है, आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि यदि an समांतर श्रेणी 5, 12, 19 nवां पद है तो a 40 माइनस a 35 का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, a 40 माइनस a 35 का मान आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन पहले भी हम आपको बताए थे कि कोई सा भी अगर पद आपको निकालना है तो आपको क्या करना है कि a प्लस उसके पिछले वाले पद को d से गुना कर देना है। जैसे यहाँ पर a 40 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 39d माइनस a 35 को लिख सकते हैं a प्लस 34d। माइनस है ना, तो माइनस से हम अंदर में गुना कर देंगे केवल साइन को। जैसे a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 39d माइनस में a माइनस में 34d हो जाएगा। अब यहाँ से हम a से a को हम काट सकते हैं, जरूर काट सकते हैं। अब 39d में से हम 34d को हम घटा देंगे, किस में से 39 में से 34 को, तो कितना होगा 39d में से अगर हम 34d को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5d होगा। और d का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, 12 में से घटा देंगे 5 को तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम 7 रखेंगे d के जगह पर तो 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, तो ऐसे ऐसे सवालों को सॉल्व करना था। आप कितना सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर।
यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद 4 है, कौन सा पद? सातवां पद 4 है, सार्वंतर भी दे दिया है, हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, मतलब ए ज्ञात करना है। बोल रहा है कि सातवां पद 4 है, तो A7 को हम क्या लिख सकते हैं? A + 6D लिख सकते हैं, और वो कितना है? 4 है। ठीक, तो A + 6D आपको दिया है -4, और वो बराबर हो जाएगा किसके? 4 के। ये 4 क्या है? सातवां पद 4 है ये। अब यहाँ से देखिए कि A बराबर 6 चौक -24 होगा, उधर भेज दिए तो +24 हो गया, और ये 4 तो रहेगा ही, तो A का मान कितना निकल जाएगा? 28। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दे दिया है 4n² प्लस में 2n है, तो समांतर श्रेणी का क्या बोल रहा है हमें ज्ञात करने के लिए? सार्वंतर बोल रहा है हमें ज्ञात करने के लिए। एक अजीबोगरीब योग दे दिया है समांतर श्रेणी का, और हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है सार्वंतर, मतलब डी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। सिंपल सा बात है, डी तब निकलेगा जब हमें समांतर श्रेणी पता रहेगा, तब हम समांतर श्रेणी बनाएंगे। एन की जगह पर नेचुरल नंबर रखेंगे हम, 1 2 3 4 ऐसे करके हम रखेंगे। जैसे समांतर श्रेणी पता चलेगा हम डी निकाल सकते हैं। पहली बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे एन के जगह पर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 1 2, 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दूसरा पद निकालेंगे तो 2 रखेंगे हम एन के जगह पर, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 चौका 16, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 16 4 कितना हो जाएगा? 20 होगा। अब हमें सार्वंतर निकालना है, मतलब डी। A2 - A1 दूसरा पद माइनस पहला पद, 20 में से 6 को घटा दीजिए तो कितना होगा? 14। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? क्या पूछ रहा है? बहुपद नहीं है। बहुपद का डेफिनेशन क्या होता है? जिस बीजीय व्यंजक का घात जो है वो पूर्ण संख्या में हो, उसे क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। हमें बहुपद नहीं चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये x पर रूट लगा है, इसका मतलब ये है, x पर रूट का मतलब ये है कि x रूट का मतलब होता है 1/2। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो x + 2x का पावर 1/2 होगा। डिफिनीशन कहता है कि बीजीय व्यंजक का जो घात होता है, चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या में हो, लेकिन 1/2 तो पूर्ण संख्या में है नहीं, तो यह हमारा बहुपद नहीं होगा। बाकी ये तीनों बहुपद हैं, क्योंकि इसका भी अधिकतम घात पूर्ण संख्या, ये किसी संख्या पे रूट चलेगा, लेकिन x y z चर टर्म पे रूट नहीं होना चाहिए। बाकी अचर पद पे लगेगा रूट तो चलने वाला है। यहाँ भी सारे चर टर्म जो है वो, उसका घात जो है वो पूर्ण संख्या में है। सारे बीजीय व्यंजक का घात पूर्ण संख्या में है, इसलिए यहाँ पर नहीं है, 1/2 है। ये भिन्न संख्या हो गया, पूर्ण संख्या नहीं हुआ, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद इतना 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 का घात क्या होगा? तो किसी भी बहुपद का घात क्या होता है? उसका अधिकतम घात ही बहुपदों का घात कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो x का अधिकतम घात इसमें क्या है? x का अधिकतम घात 2 है। x का अधिकतम घात क्या है? 2 है। इधर x का अधिकतम घात क्या है? 4 है, और यह इनटू में है, गुना हो रहा है। हम पढ़े हैं कि गुना में जब बेस अगर सेम होता है तो पावर को हम जोड़ देते हैं, तो x का पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका अधिकतम घात क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको आपस में गुना नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा और शायद आंसर भी नहीं मिलेगा। आपको इस तरीक़ा से बनाना है। किसी भी बहुपद का अधिकतम घात जो होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। दोनों तरफ से अधिकतम घात लिए, बेस सेम था, पावर को जोड़ दिए, यही हमारा घात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बहुपद x² - 13 के शून्यक क्या होंगे? ये कह रहा है। आसान है, शून्यक निकालना है तो हमें क्या करना है? इसको 0 के बराबर कर देना है। इस द्विघात जो बहुपद है उसको 0 के बराबर कर देना है। तो x बराबर हो जाएगा -13 जो है उधर जाएगा तो +13 हो जाएगा। वर्ग जब साइड चेंज करता है तो वर्गमूल बनता है और साइन लेकर आता है किसका? प्लस और माइनस का। यहाँ पर प्लस और माइनस में है,
तो प्लस माइनस में है तो एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, हो गया। इस तरह से दो मूल निकल गया, सॉरी दो शून्यक निकल गया, इसको मूल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। m के किस मान के लिए -4 बहुपद इसका एक शून्यक है, ये पूछ रहा है आपसे। सिंपल सी बात है, -4 को हम क्या करेंगे, x के जगह पर रखेंगे और आपका m का मान आ जाएगा 9। करके देख लीजिएगा, मैं करके देख लिया हूँ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जो कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर इतना का एक शून्यक जो है एक है तो अल्फ़ा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। एक शून्यक आपको दे दिया है और अल्फ़ा का मान पूछा है आपसे। यदि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान पूछ रहा है। x के जगह पर आपको 1 रख दीजिए, इसमें a का मान निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है। द्विघात बहुपद आपसे पूछ रहा है, शून्यक दे दिया है, मतलब यह हमारा क्या है, अल्फ़ा है और यह क्या है, हमारा बीटा है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। रख दीजिए जा करके, आराम से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो 1/4/3 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। सिंपल सा बात है, यहाँ से आप क्या कीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालिए, काट खूट कीजिए, आराम से आंसर 4 आ जाएगा। चलिए मैं कर ही देता हूँ ये चीज़। हमारे पास क्या है, 4/3 है, अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है, -b/a, माइनस फार्मूला का और ये b का मान भी माइनस में क्या है 3, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। और -b/a का मान 1 है, उसका तो कोई महत्व होता ही नहीं है, 3 से 3 कटेगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले, यहाँ पर रखे उसका मान को और फिर काट दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जो कह रहा है कि यदि px का एक शून्यक 5 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। मतलब px का एक शून्यक दे दिया है 5, मतलब x बराबर 5 आपको दिया है, तो इसका गुणनखंड पूछ रहा है क्या होगा। सिंपल सी बातें हैं, हम क्या करेंगे कि x प्लस का 5 उधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस का 5, इसका 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो x माइनस 5 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सही से समझना है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक दे दिया है 5, किसका, px का एक शून्यक, मतलब x बराबर 5 दे दिया है आपको। ये p क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल x के रूप में हमारा बहुपद है, वो दे दिया है आपको 5, मतलब x बराबर 5 दे दिया है। तो बस शून्य के बराबर करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो -5 हो जाएगा, क्योंकि शून्यक दिया है तो शून्य के बराबर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि px बराबर ये एक बहुपद है को qx इस बहुपद से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात आपसे पूछा है। तो अगर हम भाग देंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये px का जो घात है उसका अधिकतम घात क्या है, x का घात क्या है, 4 है, और फिर क्या देख रहे हैं हम, भाग देना है हमको किससे, qx, तो qx का अधिकतम घात क्या है, x का पावर क्या है, 2 है यहाँ पर। तो भाग में जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भागफल का घात हमसे पूछ रहा था, तो बाकी से हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका घात 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें पता है एक चीज़, देखिए यहाँ से तो आप ABC का मान निकाल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा होता है और पहले से यहाँ पर है प्लस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। सिंपल सी बातें हैं कि यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, माइनस बी बटा ए फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे माइनस, फिर हम यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे, या फिर डायरेक्ट यहाँ से हम काट भी सकते हैं, ये गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 बटा ए होगा ना। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए तो -5 बटा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। वैसे भी 1 का कोई महत्व होता नहीं है नीचे में। -5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 25 हो जाएगा ना। इस तरह से हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें कह रहे हैं कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा। तो 5 के प्रथम 7 गुणज क्या सब हो सकते हैं जो 5 के टेबल में आता है, कौन कौन, 7 तक लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, उसका माध्य निकालिए। सिंपल सी बात है, जो मध्य में आएगा वही माध्य हो जाएगा। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, तो फाइनल जो है वो 20 इसका आंसर आ जाएगा। करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक डेटा दिया गया है कि माध्य का क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बढ़ते या फिर घटते हुए क्रम में, दोनों में से किसी भी क्रम में आप पहले सजा दीजिए इसको। जो सबसे बीच में आएगा ना वही आपका माध्य का हो जाएगा। तो सबसे बीच में 16 आएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस डेटा का बहुलक क्या होगा। बहुलक किसे कहते हैं, जब इस तरह से डेटा दिया रहेगा तो जो डेटा सर्वाधिक बार आया गया रहता है, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया रहता है वही हमारा बहुलक हो जाता है। तो इसमें 25 सबसे ज़्यादा बार है, 1, 2, 3 बार है 25, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो 25 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और बहुलक 1 से भी ज़्यादा हो सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ये एक बारंबारता बंटन की माध्यिका दे दिया है, माध्य दे दिया है, तो इसका बहुलक क्या होगा ये पूछ रहा है। जब माध्य और माध्यक दिया रहे तो बहुलक का एक अलग फॉर्मूला होता है। कौन सा, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक। तो माध्यक कितना दे दिया है 40 -2 गुना माध्य, माध्य कितना दे दिया है 38.2 दे दिया है। इसको आप सॉल्व कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिएगा फिर घटा दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 43.6 आएगा। करके देख लीजिएगा आप। ये फॉर्मूला, इस तरह से आपको फॉर्मूला लगाना है जब माध्यक और माध्य दिया रहे तो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से डेटा दिया गया है, का माध्य भी दे दिया है 9, तो x का मान क्या होगा। माध्य दिया है, माध्य का ही फॉर्मूला लगाएंगे, वही आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, और आराम से हमारा बन जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, माध्य बराबर, माध्य आपको दिया है कितना 9, नीचे में कुछ नहीं है तो अपने मन से हम 1 दे सकते हैं, ठीक। और फॉर्मूला होता है माध्य का आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। तो इस सब का हम योग करेंगे, 1x 2x 3x 4x 5x, ये हो गया 5x, प्लस अचर पद को एक साथ 10 7 17 17 और 5 22 22 और 3 25 हो जाएगा, बटे आंकड़ों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस जब गुना करेंगे और यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो 4 आ जाएगा x का मान, ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो 0 होता है। अब प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें कह रहा है यदि किसी घटना एक की घटने की प्रायिकता इतना है तो एक घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है।
हम जानते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता किसी घटना के न होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो घटना के घटने की प्रायिकता आपको दे दिया है 0.35 दे दिया है। हमें निकालना है घटना नहीं होने की प्रायिकता। सिंपल सा है, घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस हो जाएगा 0.35 हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो 0.65 आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 3 सिक्के को उछाल में संभव परिणाम की संख्या क्या होगी। अगर मैं एक सिक्का को अगर उछालूं तो परिणाम 2 आएगा। अगर मैं 2 सिक्का को उछालूं तो 4 आएगा। 3 सिक्का को जब मैं उछालूंगा तो परिणाम 8 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता होती क्या है, या तो 0 होगी या 1 होगी या फिर इसके बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में होगा हमेशा। तो किसी घटना की जो प्रायिकता कह रहा है कि नहीं होगी, तो ये 0.5 है। तो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो यह घटना की प्रायिकता होगी। ये 80% है। तो प्रतिशत जब हम हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 80/100 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 पर डबल 0 है ना, तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 08 पॉइंट, तो ये जो है 0.80 या 0.8 कहिए, वो क्या है, 1 से छोटा है, तो ये भी प्रायिकता होगा। इसको जब आप भाग दीजिएगा तो ये भी क्या है ना कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही आएगा। लेकिन इसको देख रहे हैं 1.9, ये 1 से बड़ा है, तो वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, एक पासे को अगर हम फेंकते हैं तो 5 या 5 से कम अंक प्राप्त आने की क्या प्रायिकता है। 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता, तो 5 आए या 5 से कम, तो अनुकूल परिणाम हमारा 5 हो जाएगा, टोटल परिणाम हमारा 6 हो जाएगा। 5/6 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, कटता तो काटते। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, मध्य बिंदु। सिंपल सी बात है, जब हम जानते हैं कि ये x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए, आराम से बनेगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो आंसर होगा -4,2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु इतना 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 के संरेखी हो तो। संरेखी कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। तो बस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, बराबर में 0 कर दीजिए, तो इसका आंसर 2a = b हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, जिसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC 2 शीर्ष दिया है एवं उसके केंद्रक भी दिया है। तो तीसरा नियामक हमसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, तीसरा नियामक। कोई त्रिभुज है हमारे पास जिसमें ये A है, B है, C है, बीच में केंद्रक है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ठीक है, और ये भी दिया है। ये हमसे पूछ रहा है C का नियामक। सिंपल सी बात है कि त्रिभुज का केंद्रक की बातें हो रहा है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 होता है। आप उससे बनाइए तो आपका केंद्रक निकल जाएगा 6,0, या डायरेक्ट x + 3/3 यहाँ से आप बनाइए, आपका मान आ जाएगा x का डायरेक्ट। हमें y निर्देशांक से मतलब ही नहीं है, क्योंकि x यहाँ पर 6 दिख रहा है और कहीं पर है ही नहीं 6, वही हमारा आंसर हो जाएगा। करके देख लीजिएगा आप। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD जो है कोण BAC का अर्धक है। कोई त्रिभुज है हमारे पास,
कौन सा, ए बी सी, जिसमें ए डी जो है, ए डी वो क्या है, इस त्रिभुज का अर्धक है, मतलब आधा है, दोनों बराबर भागों में बट गया। या ए बी बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर, बी डी दे दिया है 2 सेंटीमीटर। पूछ रहा है डी सी, क्या पूछ रहा है, डी सी पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर होगा डी सी वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, 2/x कीजिए, 4/6 कीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिभुज ABC में DC समांतर है BC के, इस प्रकार है कि AD/BD दे दिया है, AE/EC दे दिया है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो बाकी जो 2 भुजाएं होती है उसको अलग अलग अनुपातों में विभाजित कर देती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, सबका वैल्यू दिया है, क्रॉस गुना करेंगे, आराम से x का मान निकल जाएगा। इसका भी मान दे दिया है, इसका भी मान दे दिया है, इसका भी मान दिया है, इसका भी मान दिया है, सब कुछ क्रॉस गुना करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कौन सी का मान क्या होगा। कोई त्रिभुज है हमारे पास, इस तरह से हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है जिसमें AB जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ये A है, ये B है, ये C है, यह 13 सेंटीमीटर है। BC जो है वो 12 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है। हमसे कौन सी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये जो कर्ण स्क्वायर है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो आप एक साथ ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब 5 है, उसका स्क्वायर 25 होगा। BC 12 है, मतलब आधार 144 होगा। दोनों को जोड़िए तो 13 के बराबर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। वो किस में फॉलो होता है, तो समकोण त्रिभुज में ही फॉलो होता है वो चीज़। ठीक, 97 में कह रहा है कि 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो इसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे, परिमाप आपसे पूछें, तो इसका वर्गमूल निकाल देना है। इसे याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन को वर्गमूल कीजिए तो 3 होगा और 4 का 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DC बराबर BC/EF, AEC/DF बराबर 5/7 हो, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप है, यदि AD और PS क्रमशः कोण A और कोण P के अर्धक हैं, तो AD बराबर दे दिया है, फिर PS बराबर दे दिया है, तो क्षेत्रफल इसका और इसका पूछा है। दोनों को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो जैसे स्क्वायर करेंगे हम दोनों के अनुपातों को, जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपका जो आंसर होगा कट खुट करने के बाद 25:16 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा ए हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई a/2√3। तो इस तरह से हमारा पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत इजी था, थोड़ा सा चेंज था, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि यह सिलेबस से बाहर था। हम थोड़ा लेट आए क्योंकि हमारे घर के आसपास बहुत सारे साउंड हो रहा था, इस कारण से हम थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन आंसर आपको सटीक दिया है। सारे सब्जेक्ट का आंसर की आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा वेट करना है, सब्र करना है। और यह आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, बिहार बोर्ड कोई मजाक नहीं कर रहा है। बहुत सारे टीचर ने भी कहा कि बिहार बोर्ड मजाक कर रहा है, सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है,
पर नहीं है आउट ऑफ सिलेबस, थोड़ा सा चेंज है, उसको हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहते। रट्टू मल के लिए यह आउट ऑफ सिलेबस है। जो कंसेप्ट के साथ पढ़ा होगा, जो पूरा टेक्निक से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, उसके लिए कोई हार्ड नहीं है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक, अगर आप लोग कमेंट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बताइए, तो मैं ज़रूर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। बस अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके कमेंट पर डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया तो मैं ज़रूर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।